द्विवेदी द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य में जो अगले गद्य लेखक हैं, प्रसिद्ध गद्य लेखक वो है बालमुकुंद गुप्त। अगर हम देखें तो बालमुकुंद गुप्त इनका जन्म हरियाणा प्रदेश के जनपद झज्जर यानी कि तत्कालीन समय में ये जिला रोहतक के नाम से प्रसिद्ध था। तो वहाँ एक साधारण ग्राम गुड़ियानी में कार्तिक शुक्ल 4 और संवत 1922 अर्थात सन कह सकते हैं 1865 ईस्वी तब हुआ था। और ग्राम गुड़ियानी की भौगोलिक स्थिति के विषय में कहा जा सकता है कि यह गांव हिसार से रेवाड़ी की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर स्थित जादूसाना स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस गांव के निवासी घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। गुड़ियानी ग्राम में गुप्त जी का परिवार बख्शी राम बालू के नाम से जाना जाता था। और इसी परिवार में लाला पूनमल के घर में बालमुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था और गुप्त जी के 2 भाई और 2 बहनें थी। इनमें गुप्त जी ज्येष्ठ थे यानी कि सबसे बड़े थे और गुप्त जी के दोनों भाई लाला मुखराम और रामेश्वर दास गुड़ियानी में निवास करते हुए अपने पैतृक व्यवसाय और साहूकालीन लेन देन की व्यवस्था में लगे रहे। केवल 15 वर्षीय आयु में गुप्त जी का विवाह रेवाड़ी के एक प्रसिद्ध परिवार हाजू राम बालू के यहाँ लाला गंगा प्रसाद की पुत्री अनार देवी के साथ सन 1880 में हुआ। और इसके बाद में पारिवारिक जीवन पर थोड़ी दृष्टि डालें तो गुप्त जी के 3 संतानें, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां यानी कि कुल 5 संतानें हुई। और पुत्रों में ज्येष्ठ लाला नवल किशोर पुत्र मंझले लाला मुरली लाल और कनिष्ठ लाला परमेश्वर लाल ये तीनों इनके बेटे हैं। और मंझले पुत्र का स्वर्गवास जो है यौनावस्था में हो गया था। गुप्त जी सम्मिलित कुटुंब प्रथा के समर्थक और पोषक रहे हैं। संख्या बहुल इस परिवार के मुखिया नवल किशोर गुप्त कलकत्ता के बड़ा बाजार मोहल्ला में रहते थे और लाला नवल किशोर एंड वंशीधर के नाम से 147 हरिसन भूमि स्थित फर्म द्वारा व्यवसाय था। गुप्त जी ने जो एक निबंध लिखा उससे पता चलता है कि इनकी शिक्षा 10 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुई और खुद इन्होंने इसका विवरण दिया है कि सन 1875 के आखिर में राखी लेखक स्कूल में दाखिल हुआ था और उस वक्त पंजाब में इब्तदाई मदरसे में मकतब शक्ल में थे। उर्दू का कायदा मौजूद न था, कागजों पर अलिफ बे लिखकर पढ़ाई की जाती। तो इसी लेख के साक्ष्य के आधार पर ही कहा जा सकता है कि इनकी शिक्षा मदरसे में हुई और गुप्त जी के शब्दों में हम इसको नीम मकतब कहते हैं। तो गुप्त जी ने अपने परिवार में इनका बहुत भरा हुआ परिवार रहा है और ये प्रतिभा संपन्न थे, स्वभाव से बहुत उदार थे, अध्ययन साहित्य को समझने में इन्हें पर्याप्त सहायता मिलती और गृहस्थ जीवन में दायित्व निर्वाह की विमर्शा ने गुप्त जी को 5 वर्ष तक गुड़ियानी में रहने के लिए बाध्य किया। इसी बीच इन्होंने 2 कार्य किए। पहला, अपने अंशधारता को पैतृक व्यवसाय में पारंगत बनाया और दूसरा, अपने अध्यापक मुंशी वजीर मोहम्मद खान के संपर्क सहयोग तथा मार्गदर्शन से उर्दू और फारसी का ज्ञान अर्जित किया। किंतु कुछ समय बाद जब छोटे भाई व्यवसायिक वाली को अच्छी तरह जानने लगे तो पैतृक व्यवसाय का जो संपूर्ण दायित्व है उनके कंधों पर डालकर गुप्त जी दिल्ली आ गए और दिल्ली हाई स्कूल बोर्ड में रहकर अध्ययन किया इन्होंने और मिडिल की परीक्षा सफल की। मिडिल मतलब क्या हाई स्कूल। और 20 जुलाई 1886 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी के कार्यालय से एक पत्र आया उनके पास जिसमें उनके उत्तीर्ण होने की सूचना दी गई और इस परीक्षा में उनका अनुक्रमांक 2860। तो 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने मिडिल पास किया। तो गुप्त जी के जीवन में जो नया मोड़ आया वो 1886 में है। उन्होंने पंडित दीनदयाल शर्मा के परामर्श से चुनार से प्रकाशित उर्दू मासिक
अखबारी चुनाव का संपादन भारत भ्रमण किया और इस प्रकार उर्दू की दुनिया में पत्रकार के रूप में भी सक्रिय हुए और 1986 में प्रवेश किया, मतलब इसी वर्ष में। और चुनाव लेकर गुप्त जी को अपनी प्रतिभा, संपादन कला, भाषा, इन सबको विकसित और परिष्कृत करने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ और एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अखबार के रूप में अखबारी चुनाव को स्थान प्रदान कराया। ज्येष्ठ शुक्ला 10 संवत 1944 जितने संवत को हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा की प्रेरणा से भारतवर्ष महामंडल का एक अधिवेशन बुलाया गया। इसमें देश के प्रख्यात संपादक और मालिक आए। डॉक्टर नथन के अनुसार इसमें धर्म दिवाकर के संपादक पंडित देवी साय, साहित्याचार्य पंडित कपिला प्रसाद व्यास, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जन्मदाता कर्नल हरकाट और दीवान राम यश राय, राजा हरवंश सिंह और कोट पत्र के मालिक मुंशी हरिसुर राय सभी सम्मिलित थे और कोट पत्र के मालिक ने किसी भी मूल्य पर गुप्त जी को अपने पत्र में लेने के लिए दीनदयाल शर्मा से सिफारिश की। फलस्वरूप गुप्त जी ने कोट का संपादन स्वीकार किया और सन 1888 से 1889 तक उन्होंने इसका संपादन किया और 1 वर्ष और संपादन काल में पत्र को आशातीत सफलता प्राप्त। तो एक प्रकार से ये जो पत्र है ये सप्ताह में 2 बार निकलने लगा। 3-4 वर्षों के संपादन काल में गुप्त जी का व्यक्तित्व एक सुप्रसिद्ध संपादक और लेखक के रूप में विकसित हो गया और इस प्रकार जो इनका एक कहना चाहिए कर्म स्थल है वो लेखक और संपादक दो रूपों में अग्रसर। तो गुप्त जी का संबंध काला अंकर के दैनिक पत्र हिंदुस्तान से और उसी समय अखबारी चुनाव का इन्होंने संपादन कार्य छोड़ा और अपने काम को यहाँ ही चले गए और वहाँ हिंदुस्तान कार्यालय काला अंकर के नाम पर एक पत्र लिखा जिसमें उक्त पत्र की दैनिक प्रति आने पर गुप्त जी ने स्थानीय संवाद हिंदुस्तान में भेजने का वचन दिया। तो हालांकि इनके पत्रकारिता का एक कहना चाहिए कि कर्मकाल है वो बहुत लंबा है, दीर्घ है और बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने अपने इस कार्यकाल में देखे और इस कार्यकाल के माध्यम से हिंदी के साथ जुड़े, साहित्य के साथ जुड़े, लेखन के साथ जुड़े और एक प्रकार से एक प्रसिद्ध लेखक और प्रसिद्ध संपादक के रूप में गुप्त जी उभरे। अगर गुप्त जी के निबंधों की बात करें तो हिंदी निबंध साहित्य के इतिहास में बालमुकुंद गुप्त ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। मात्रा की दृष्टि से इनके निबंधों की संख्या सीमित है, लेकिन अपने अल्प जीवन काल में सीमित भाषा में लिखे गए निबंधों में जो शिल्पगत परिपक्वता है वो दृष्टिगोचर होती है और वो दर्शनीय है। शिल्प और भाषा की दृष्टि से विचार करने पर जो इनके निबंध हैं वो भारतेंदु युग और हिंदी निबंध के उत्थान का काल द्विवेदी युग अर्थात निबंधों के परिमार्जन के समय के बीच की कड़ी को जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में देखे जा सकते हैं। गद्य की बहुत सारी जो विधाएं हैं उनमें निबंध विधा का विकास व्यापक पैमाने पर निकलने वाली तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ और गुप्त जी से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट सभी ने इस दिशा में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, आलोचनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक शैली में निबंध लिखकर अपने कदम आगे बढ़ाए और ये सभी निबंध किसी न किसी पत्रिका में प्रकाशित होकर ही सामने आए। स्वरूप की दृष्टि से निबंध विशिष्ट ग्रंथों की समालोचना के रूप में पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय टिप्पणी के रूप में अलग अलग विषयों पर प्रस्तुत हुए हैं, अभिव्यक्त किए गए हैं। गुप्त जी ने भी परंपरा में चली आ रही इसी परंपरा का अनुपालन करते हुए अपने निबंधों को उसी ढाल पर आगे बढ़ाया और जो तत्कालीन स्थितियां हैं, विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं वो बालमुकुंद के निबंधों में देखी जा सकती है। बालमुकुंद ने विषय और शैली की अतिशयता, सरलता और प्रतिपादन पर बल दिया है। इन्होंने प्रायः विषय प्रधान निबंधों की रचना पर बल दिया और फिर भी उनके द्वारा लिखे गए जो निबंध हैं उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक उनमें देखी जा सकती है।
विषय की दृष्टि से इनके निबंधों को पाश्चात्य निबंधकार बेकन की शैली कह सकते हैं और इनके निबंध विषय निश्चित हैं, व्यक्ति निश्चित नहीं। गुप्त जी ने निबंध लेखन की जिस प्रणाली को अपनाकर अपने कर्म स्थली का निर्माण किया वह यथार्थोन्मुखी है। इस प्रणाली के अंतर्गत निबंध लेखन में विचारात्मक चेतना के प्रभावों के साथ साथ व्यंग्य और उपहार का सार्थक सामंजस्य स्थापित करते हुए चले हैं और यह व्यंग्य विषय संयुक्त होता है और विचारों की श्रृंखला में निबंधकार विषय प्रतिपादन करता हुआ अपनी संपूर्ण भावात्मक और बौद्धिक सत्ता का प्रयोग कर पाठक को संप्रेषणीय सत्ता से जोड़ता है, जिससे पाठक निबंधकार के उत्तेजित विचारों से जुड़कर स्वयं उसके आनंद में उतरने लगता है। बाल मुकुंद गुप्त ने वर्णनात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक सभी शैली पर आधारित निबंधों की रचना की और ये निबंध संबंध, भाषा और व्याकरण विषयक, संपादकीय लेख, राजनीतिक व सामाजिक विषयों को आधार बना करके लिखे गए और यात्रा विषयक निबंधों में प्रमुख जो हैं वो दिल्ली से कलकत्ता। लिपि विषयक निबंधों में नागरी अक्षर, मुसलमानी नाराजगी, उल्टे अक्षर, उल्टी दलील, गरारेदार पंडित आदि हैं। विषयक निबंधों में 19वीं शताब्दी, हिंदू मुसलमान, अंग्रेज, कलकत्ते में लखनऊ, नवाबी की खराबी आदि ये सब प्रमुख हैं। और मनोविषय जो मनोविकार विषयक निबंध हैं उनमें हंसी खुशी ये प्रमुख है। भाषा और व्याकरण विषयक निबंधों में भाषा की अनिश्चितता विषयक निबंध प्रमुख है। संपादकीय टिप्पणी के रूप में लिखे गए निबंधों में व्याकरण विचार और शीर्षक निबंध को रखा जा सकता है। राजनीतिकरण के निबंधों में शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत ये प्रमुख है। तो जो बालमुकुंद गुप्त के सर्वोत्तम निबंधों में शिव शंभू शर्मा के कल्पित नाम से लिखे गए जो शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत हैं वो प्रमुख है। ये चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वामंगत, वायसराय का कर्तव्य, श्रीमान का स्वाभांगत और पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई, संभाषण, पंग विच्छेद, आशीर्वाद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, ये सारे शीर्षक से भारत मित्र में प्रकाशित हुए और विषय की दृष्टि से ये चिट्ठी और खत राजनीतिक विषयों से संबंधित आलोचनात्मक निबंधों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, जिसमें विषय का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया गया। तो इन चिट्ठों में उन्होंने भारत मित्र में 1904-1905 तक इन्हें प्रकाशित कराया और इस प्रकार गुप्त जी ने पुनर्जागरण युग में पुनर्जागरण की जो परंपरा चली निकली थी उसमें अत्यंत व्यंग्यात्मक ढंग से अपनी भूमिका निभाई और भारतीयों में आत्मसम्मान भरने की अपूर्व क्षमता थी। पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल जी का कथन है कि ये उर्दू साहित्य से परिचित थे, केवल परिचित ही नहीं उर्दू साहित्य के सुलेखक के नाम में भी इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इन्होंने उर्दू, अखबारे चुनार और कोहू और 3 हिंदी, हिंदुस्तान हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि का संपादन किया। इनकी भाषा में एक संयत चुलबुलापन मिलता है, परिहास का पुट भी साथ साथ मिलता है और यह परिहास शिष्टता की सीमा से कभी बाहर नहीं जाता। तो इस प्रकार बाल मुकुंद गुप्त एक कुशल संपादक और कुशल साहित्यकार है। इसी के साथ साथ यदि हम बाल मुकुंद गुप्त जी के साहित्य में नव जागरण को देखें तो इनके साहित्य में हालांकि ये कुशल संपादक रहे पर उसके साथ साथ ये आलोचक भी रहे और छोट-मोट कविताएं भी इन्होंने लिखी, निबंध लेखक भी रहे, अनुदित कार्य भी इन्होंने किए हैं और इसके अलावा भी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई। वो बात अलग है कि एक संपादक के रूप में इन्हें अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो जो इनके साहित्य में ये सारी विशेषताएं मिलती हैं जैसे कि राजनीतिक चेतना,
इनके साहित्य में व्याप्त है। अंग्रेजी राज के स्वरूप की पहचान भी की जा सकती है। अर्थतंत्र का मूल्यांकन, साम्राज्यवाद का विश्लेषण, सामाजिक प्रगतिशीलता का स्वर, राष्ट्रीयता और देशभक्ति के लिए मानदंड, स्वतंत्र पत्रकारिता को जन्म, भाषा और लिपि से जुड़ाव, हिंदी का प्रचार एवं प्रसार। तो ये सारी चीजें इनके साहित्य में देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सभी बिंदुओं पर, बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक चेतना, क्योंकि भारतीय नवजागरण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से शुरू हुआ था और उपनिवेशवादी दौर की उपज होने की वजह से उसके चरित्र का सटीक उद्घाटन कर सका था। उस दौर के अधिकांश जो हिंदी लेखक हैं वो उपनिवेशवादी शासन के चरित्र को उभारने के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य पर क्या कुछ घटित हो रहा है इसके विश्लेषण और मूल्यांकन को महत्व देते रहे हैं। बालमुकुंद गुप्त के संपूर्ण साहित्य में यह राजनीतिक चेतना स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है। शिव शंभू शर्मा के कल्पित नाम से जो इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे के रूप में लेख लिखे हैं और देशभक्ति की कविताओं एवं टेसू जोगीरा लोकगीतों में इनकी जो राजनीतिक चेतना है उसको बड़े ही सरलता के साथ देखा जा सकता है। और इन चिट्ठों और गीतों में बंगाल के विभाजन की योजना बनाने वाले उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यों की समीक्षा भी की गई है। और कर्जन द्वारा प्रशासनिक सुधार के नाम पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का कार्य किया गया था। नगर पालिकाओं की स्वायत्तता छीन ली गई थी। अकाल, महामारी, सूखा आदि के कारण दिल्ली में भव्य दरबार, मतलब जिस समय अकाली हो रही थी, महामारी हो रही थी, सूखा पड़ा था, उस समय दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन और वैभव प्रदर्शन किया गया था और राजा महाराजाओं को अपने सामने नतमस्तक कराकर अपने अहम को तुष्ट किया गया था। तो बंगाल को दो टुकड़ों में बांटकर उसके विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न जो चेतना है उसको निर्ममता के साथ कुचल दिया गया था। लॉर्ड मिंटो एवं भारत सचिव मिस्टर मार्ली द्वारा भारत इंग्लैंड के संदर्भ में दोहरी नीति का प्रतिपादन किया गया था और स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ था उस समय। तो ये जितनी भी घटनाएं थी उन सब पर गुप्त जी ने बड़ी ही तीक्ष्ण दृष्टि से विचार प्रस्तुत किए हैं और जो उस समय की परिस्थितियां हैं, जो समय का सामाजिक परिवेश था, राजनीतिक परिवेश था, उन सब पर गुप्त जी ने बारीकी के साथ अध्ययन करके और फिर अपने लेखों में उसको उतारा है। तो उस समय की राजनीति में जो कार्य तिलक, मालवीय, अठावले, यशवंत राम आदि कर रहे थे, उग्र राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करना, वही कार्य साहित्य के माध्यम से गुप्त जी ने किया। गुप्त जी की आजादी के संदर्भ में इन लोगों द्वारा जेल जाने की घटना का भी उल्लेख किया गया। उनकी राजनीतिक चेतना इस कार्य को दर्शाने में देखी जाती है। ये उस समय की घटनाएं जब तिलक को अपने उग्र राजनीतिक विचारों के चलते 6 वर्ष की सजा हुई थी और पंजाबी अखबार के मालिक लाला यशवंत राय और संपादक अठावले को भी सजा हुई थी। इसी घटना का उल्लेख गुप्त जी ने इनकी जेल यात्रा को कृष्ण मंदिर के सामान पवित्र बताते हुए किया और वह उनकी राष्ट्रभक्ति का सबल प्रमाण। तो इस प्रकार गुप्त जी के साहित्यिक कार्य में, उनके साहित्य लेखन में राजनीतिक घटनाओं का जो उल्लेख है वो उनकी सजग राजनीतिक चेतना के प्रमाण को प्रस्तुत करने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं अंग्रेजी राज के स्वरूप की पहचान और उसकी आलोचना भी गुप्त जी ने की है। बालमुकुंद गुप्त अपने समकालीनों में इस चेतना के प्रमुख संवाहक के रूप में जाने गए और भारत के ऊपर शासन कर रहे अंग्रेजों द्वारा कायम की गई व्यवस्था कैसी है, क्या वह जन कल्याणकारी राज्य है अथवा उसका एकमात्र स्वरूप यह है कि वह भारत के लोगों का शोषण कर ब्रिटेन में धन की ढेरी इकट्ठा कर रहा है। तो
तो गुप्त जी के लेखों में तत्कालीन गवर्नर जनरल के कार्यों की पड़ताल की गई है और इस पड़ताल में अंग्रेजी राज का स्वरूप खुद ब खुद भरकर सामने आया। उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर किए जा रहे स्वागत पर खेद प्रकट करते हुए स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन के संदर्भ में लिबरल और कंजर्वेटिव दल में अंतर समझा जा सकता है, पर भारत के संदर्भ में दोनों एक है। दोनों को ही नीति भारतीयों की शोषण की ही है। तो गुप्त जी का शुरू से ही यह मानना था कि अंग्रेज यहाँ सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का पाठ पढ़ाने बिल्कुल नहीं आए हैं, बल्कि वह भारत को कच्चा माल का स्थल समझकर अंग्रेजी माल की मंडी या बाजार बना गया है। इसलिए वे जो भी कार्य कर रहे हैं उससे भारत का तो भला होगा ही नहीं। अगर भला किसी का होगा तो वो केवल अंग्रेजों का। इसलिए वे बंगाल के स्वदेशी आंदोलन को सहायता प्रदान कर देश को स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की सीख देते। तो इस प्रकार गुप्त जी ने अपने साहित्य लेखन के द्वारा निरंतर और भरसक प्रयास करते हुए जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनकी यथार्थता को अपने साहित्य में अवतरित किया है। गुप्त जी अच्छी प्रकार से जानते थे कि अंग्रेजों की नीतियां क्या हैं और वो एक जगह स्मरण दिलाते हैं कि वह एक समय था जब ब्रिटेन की महारानी ने भारत के बादशाह से अनुरोध किया था कि वे कुछ अंग्रेज व्यापारियों को अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें। समय आने पर वे स्वयं भारत के लोगों के प्रति इसी नीति का पालन करें। आज वही अंग्रेज व्यापारी कैसे यहाँ के राजा बन बैठे हैं और भारत पर शासन किए जा रहे हैं, तो ये सबके द्वारा गुप्त जी ने इस बात का आभास दिलाया है कि अंग्रेजों ने कभी भी व्यापार इसलिए नहीं किया कि उन्हें भारत को किसी प्रकार का भी लाभ देना था। उन्होंने शुरू में व्यापार का सहारा लेकर भारतवर्ष में प्रवेश किया और धीरे धीरे यहाँ के संसाधनों को एक एक करके अपने अधिकार में लेकर यहाँ के स्वामी बने। तो इस प्रकार गुप्त जी ने अपने साहित्य के माध्यम से जो अंग्रेजों की कूटनीतियां हैं और अंग्रेजी राज का जो स्वरूप है उसको सामने लाकर रखा है, उसकी आलोचना की है और उस पर कटु व्यंग्य किया है। इसी प्रकार से गुप्त जी के साहित्य में अर्थतंत्र का मूल्यांकन और साम्राज्यवाद का विश्लेषण हुआ है। हिंदी नवजागरण में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय नवजागरण में अंग्रेजी राज में आर्थिक तंत्र के स्वरूप पर दृष्टि रखकर विचार व्यक्त किए गए। यह तो सर्वविदित है कि अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत में प्रवेश करके और यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करके और यहीं के शासक बन बैठे थे। उन्होंने पहले से चली आ रही आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था को तोड़कर एक नई व्यवस्था का आरंभ किया जो कि व्यापार पर आधारित थी और भारतीय जनता अपने बीच सामंतों की एक मजबूत कड़ी बनाकर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू किया। लगान की दरें बढ़ा दी, भारतीय किसानों की स्थिति बदतर कर दी और जो यहाँ पर निर्मित सामान थे उन पर ऊंचे टैक्स लगा दिए, विकसित उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। तो गुप्त जी ने संपूर्ण साहित्य किसानों के शोषण, अत्याचार, टैक्स, लगान, ब्याज इन सब पर लिखे गए लेखों एवं कविताओं से पूरा अपना साहित्य सृजन किया। टैक्स ना अदा कर पाने की स्थिति में भारतीयों के साथ अंग्रेज कैसा व्यवहार करते थे इसके संदर्भ में एक स्थल पर लिखते हैं, चोर नहीं है ये बेचारे फिर क्यों मारे जाते हैं, हाय दोष बिन हवालात में नाना कष्ट उठाते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा टैक्स आदि की बढ़ी दर, उद्योग धंधे जो नष्ट किए गए, कृषि कार्यों की चौपट स्थिति, इन सब का उल्लेख गुप्त जी ने अपने साहित्य में किया है और उस पर निष्कर्ष देते हुए कहते हैं कि अर्थतंत्र की अवनति का कारण अंग्रेजों की भारत के संदर्भ में बनाई गई नीतियां हैं, उनके द्वारा ही
यह देश दिन ब दिन कंगाल होता जा रहा है। यदि यहाँ के अर्थतंत्र को मजबूत बनाना है तो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना ही होगा, उन्हें यहाँ से भगाना ही होगा। तो इस प्रकार गुप्त जी का साहित्य भारतीय अर्थतंत्र के मूल्यांकन की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सामाजिक प्रगतिशीलता के स्वर भी गुप्त जी के साहित्य में देखने के लिए मिलते हैं। वे वैष्णव सरकार में पले बड़े सनातन धर्मी व्यक्तित्व से संपन्न रहे हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण उनका पारिवारिक वातावरण है। बचपन के मित्र दीनदयाल शर्मा जी हैं और फिर आगे चलकर मदन मोहन मालवीय जी के साथ हिंदुस्तान पत्र में जो उन्होंने कार्य किया है वो। मालवीय जी स्वयं सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। उन दिनों मालवीय जी और दीनदयाल शर्मा जी बैठकें आयोजित कर सनातन धर्म पर प्रवचन किया करते थे और इन सबका प्रभाव गुप्त जी पर पड़ा है। गुप्त जी के साहित्य में सामाजिक प्रगतिशीलता का स्वर उस रूप में मुखरित नहीं हुआ जिस रूप में बालकृष्ण भट्ट आदि के साहित्य में देखने के लिए मिलता है। फिर भी सनातन संस्कारों में बंधे होने के बावजूद उन्होंने कहीं कहीं पर सामाजिक विषयों को छू लिया है और उस पर अपनी लेखनी चलाई। गुप्त जी ने ना तो अंतरजातीय विवाह को समर्थन दिया, न पौढ़ा न सनातनवती महिला का पुनर्विवाह होने पसंद है। मानवीय स्तर को आत्मसात कर वह केवल बाल विधवा विवाह के पक्ष में थे और लिखा भी है उन्होंने कि बालक विधवा की शादी में करते हैं जो चूक, ऐसे मूर्ख भ्रातगण के फिटे मुंह पर हो। तो ये जो स्वर हैं ये कहीं ना कहीं सामाजिकता को छूते हैं और गुप्त जी जो है वो सम्मिलित परिवार के समर्थक रहे क्योंकि वो खुद भी सम्मिलित परिवार से थे, संयुक्त परिवार से थे और वो चाहते थे कि परिवार जो है वो जुड़ा हुआ रहे, बड़ा व्यक्ति उसमें अपने दायित्वों का निर्वाह करे और हर व्यक्ति अपने आप में सभ्य रहे। तो गुप्त जी आर्य समाज के धार्मिक सुधार के विरोधी थे। उनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध करना एवं विविध देवों की उपासना का विरोध करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने आर्य समाज के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को ऐसे हाथी के रूप में चित्रित किया है जिसके आगे और पीछे के हिस्से में अंतर कर पाना कठिन है। इसके अलावा जो गुप्त जी का साहित्य है उसमें राष्ट्रीयता का वास है, उसमें देशभक्ति के नए मानदंड देखने के लिए मिलते हैं। बालमुकुंद गुप्त जी के साहित्य का मूल स्वर राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार प्रसार करना रहा है। उन्होंने अपने साहित्य रचना के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों को वाणी देकर देशभक्ति के नए प्रतिमान स्थापित किए और देश प्रेम के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। अगर हम देखें तो बालमुकुंद गुप्त जी ने एक सच्चे देशभक्त की पदवी को धारण किया है। गुप्त जी का समय अंग्रेजों की गुलामी और आर्थिक शोषण का समय था और ये जो स्थिति है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को हीन कहना, अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वहन न करना, देश का आर्थिक शोषण कर यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट करना, भारत को विदेशों में बने सामान का बाजार बनाना, भारत को कच्चा माल उत्पादक देश के रूप में समझना आदि बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से उनके हृदय में राष्ट्रीयता का और देशभक्ति का भाव जगा। उनका संपूर्ण साहित्य राष्ट्रीयता और देशभक्ति के भावों की विचारधारा से होती है। गुप्त जी ने अपनी कविता राम भरोसा में देश के सुनहले अतीत काल को राम राज्य की कल्पना से विभूषित कर उसको समृद्धि का सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि सुनो तुम्हारो राज हतो दुखहीन सदा ही, दीन दुखी बामे ढूंढे मिलते नहीं, वातु वहियो अनुकूल इंद्र बहु जल बरसायो, सुखी रहे सब लोग रहे आनंद छाए। तो इस प्रकार जो गुप्त जी का साहित्य है उसमें भी राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है, राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है और जो
राष्ट्र के प्रति एक निष्ठा है, सेवा का भाव है, उस सब में गुप्त जी अग्रणी रहे हैं। देशभक्त एवं राष्ट्रीय विचारों के पोषक साहित्यकार रहे हैं। देशभक्ति और राष्ट्रीयता का नया मानदंड उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा प्रस्तुत किया है। और इस संदर्भ में राष्ट्र हित में जेल यात्रा को सबसे पुनीत धर्म कहा, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्र पत्रकारिता का जन्म इनके साहित्य से प्रतीत होता है। नवजागरण काल की चेतना के प्रचार प्रसार में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उस युग में अधिकांश सामग्री पहले किसी न किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होकर और फिर लोगों के मध्य पहुंचती थी। तो हिंदी में इस दिशा में कार्य करने वाले प्रमुख लेखक और पत्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उन्होंने एक ऐसी पत्रकारिता की आधारशिला लिखी जिसका प्रमुख स्वर राष्ट्रीय और सामाजिक। उन्होंने अपने पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा के माध्यम से इस दिशा में कदम बढ़ाए। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित समाज सापेक्ष तथा राष्ट्रीय हितों के साथ प्रतिबद्ध पत्रकारिता को आगे बढ़ाने वाले एक सजग, देशभक्त और पत्रकार रहे और अपने संपादन कार्य में उन्होंने जो पत्रकारिता के मानदंड हैं, मूल्य हैं, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की और इस प्रकार एक कुशल संपादक बन सके। गुप्त जी की हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण काला कामका प्रतापगढ़ से प्रकाशित समाचार पत्र हिंदुस्तान के साथ जोड़ने से होता है और इस दौर की दो घटनाओं का जिक्र यहाँ पर उन्होंने किया है जो गुप्त जी की पत्रकारिता के गुणों की ओर संकेत करते हैं। पहली घटनाएं राजा रामपाल सिंह ने विधवा विवाह का समर्थन किया था, जिसकी आलोचना अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रवाह पत्र में की और उसके उत्तर में गुप्त जी ने मैं कभी भी लेख लिखकर व्यास जी को मौन कर दिया। यह घटना उनके ओजस्वी लेखन का प्रमाण है। गुप्त जी की विरोधी लेखक को तर्क तथा प्रमाणों के बल पर मौन कर देने की क्षमता का पता चलता है इस लेख से, जो उनकी पत्रकारिता का प्रमुख गुण रहा। दूसरी घटना है हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादकीय विभाग से उन्हें इसलिए निष्कासित होना पड़ा था क्योंकि वे अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा लिखते थे और यह घटना उनके उग्र देशभक्त पूर्ण लेखन का परिचायक रही। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो गुप्त जी का साहित्य है उसमें इतने तमाम गुणों के होने के साथ साथ भाषा और लिपि का जो सौंदर्य है वह भी व्याप्त है। हिंदी नव जागरण के पुरोधाओं में बाल मुकुंद गुप्त ने भाषा और लिपि से जुड़े प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका मानना है कि भाषा चाहे कोई भी हो, वही रूप प्रचलन में आना चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जा सके। अपनी भाषा विषयक उपयुक्त मान्यताओं के चलते ही गुप्त जी ने हिंदी भाषा में ना तो संस्कृत में शब्दावली की अधिकता की और ना ही अरबी और फारसी शब्दों को बहुत भाषा का सर्वसाधारण रूप में उन्होंने प्रयोग किया जो कि जन समुदाय को समझ में आ सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी का जो साहित्य है वो विभिन्न प्रकार की विशिष्टताओं से युक्त रहा है और ये जो वैशिष्ट्य है ये हिंदी साहित्य जगत में इन्हें सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है। अगले गद्य साहित्य की बात करें तो किशोरी लाल गोस्वामी जी जो वेदी युग के एक अच्छे गद्यकार रहे। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में काशी में हुआ और इनके नाना गोस्वामी कृष्ण चैतन्य काशी में ही रहते थे और इनकी शिक्षा दीक्षा भी बनी। किशोरी लाल जी की रचनाओं में तत्कालीन स्वस्थ सामाजिक चेतना का अभाव है। भारतेंदु तथा श्रीनिवास आदि लेखकों में जो दिखाई पड़ता है, इन्होंने अपने उपन्यासों का उद्देश्य प्रेम विज्ञान का प्रचार माना है। किशोरी लाल गोस्वामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर थोड़ा परिचय देखें तो किशोरी लाल गोस्वामी प्रारंभिक उपन्यासकारों में अग्रणी रहे और उस समय जो उपन्यास लेखन की क्रियाएं प्रारंभ हुई हैं
उस समय में उन्होंने अपने कार्य कुशलता से, अपनी प्रतिभा से हिंदी साहित्य जगत में विशेष योगदान। ये मौलिक उपन्यासों के साथ साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुए और इन्होंने खुद लिखा है एक स्थल पर कि बड़े क्षोभ का विषय है कि हिंदी के रसिकों के अभाव के कारण हिंदी भाषा में भी अभी तक उपन्यास का पूरा अभाव ही समझना चाहिए। उसका एक यह भी प्रमाण हो सकता है कि आज तक हमने 10-15 उपन्यास हिंदी में लिखे हैं, पर दो एक के अतिरिक्त अभी सबके सब पढ़े हैं। किशोरीलाल गोस्वामी के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि उनका कहना यह था कि एक ऐसे उपन्यास लेखन की ओर चला जाए जो स्वउद्देश्य हो। यद्यपि इन्होंने नाटक और काव्य विधा में अपनी कलम चलाई है, लेकिन जो गद्य विधा है, गद्य की उपन्यास विधा है, उसमें भी उन्होंने अपना स्थान बनाया है और उस विधा में इनका विशेष मन रमा है। इन्होंने लगभग छोटे बड़े 65 उपन्यास लिख डाले और 12 ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की, जिसमें आते हैं हृदयहारिणी, आदर्श रमणी, लवंग लता और गुलबहार, तारा वाक्शात्र फूल कमलिनी, कानन कुसुम व मस्तानी, हीराबाई या बेहयाई का गोरका, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हल और मल्लिका देवी या बंग सरोजनी, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, लाल कुंवर या शाही रंग महल, गुप्त गोदा इत्यादि। तो इस प्रकार इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि प्राप्त की। गोस्वामी जी के उपन्यासों को वज्ररत्न दास जी ने 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। एक है तिलस्मी उपन्यास, एक है ऐतिहासिक उपन्यास और एक है सामाजिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास में मात्र इतिहास का आधार लिया गया है और वो वास्तव में शुद्ध ऐतिहासिक घटनाओं से दूर ही रहे हैं। सामाजिक उपन्यास इसी प्रकार रोमांचकारी घटनाओं या साधारण जो वासनामय प्रेम है उसे लेकर लिखते हैं और वे कोई शुद्ध सामाजिक तथ्य या उद्देश्य को लेकर नहीं लिखे गए। इनके उपन्यासों में कुछ तिलस्मी कारामात तथा साधारण तैयारी का भी समावेश हुआ है। तात्पर्य यह है कि इनके उपन्यास में जो इन्होंने उपन्यास लिखे हैं उन उपन्यासों में कोरा घटना घटाटोप भी नहीं, बल्कि कुछ अच्छे चित्ताकर्षक वर्णन भी आए। कुछ चरित्र चित्रणों का भी प्रयास किया गया तथा समाज के वासनामय सजीव चित्रण को भी समाहित किया। यद्यपि गोस्वामी जी ने नायक नायिकाओं के प्रेम, उनके मिलन की बाधाओं का तथा अंत में मिलने वाली जो पुरानी परंपरा है उसको प्रधान रूप से ग्रहण किया, तब भी यह उसके बाहर विस्तृत संसार के अन्य वर्ण वस्तुओं की ओर भी झुके रहे हैं और इनका समावेश भी अपने उपन्यासों में इस्तेमाल किया गया और वह गौण ही रहे। तो इस प्रकार गोस्वामी जी के उपन्यासों में प्रेम वर्णन का महत्व अधिक है। ऐतिहासिक उपन्यासों में शायद इन्हें इतना ज्ञान नहीं था, तो इतिहास केवल सुश्रृंखलित रूप में घटनाक्रम और वंश परंपरा आदि का विवरण ही केवल उपस्थित करता है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी के लिए अगर कहा जाए तो कल्पना और इतिहास का सम्मिश्रण उनका रचनात्मक वैशिष्ट्य था और इस संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, हमने अपने बनाए उपन्यासों में ऐतिहासिक घटना को गौण दिया और अपनी कल्पना को मुख्य रखा। यह कहीं कहीं तो कल्पना के आगे इतिहास को दूर से ही नमस्कार कर दिया है। तो अधिकांश उपन्यासों का संबंध मुस्लिम शासनकाल से रहा है, गुलाम वंश की सल्तनत से रहा है और इसी के साथ साथ जो उपन्यास इन्होंने लिखे हैं
उन उपन्यासों में उन्होंने अपनी जाति के शास्त्रों के पक्ष में हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा है और अनेक प्रकार की काल्पनिक तथा झूठी कथाएं जो हैं वो गढ़कर बनी हैं। इसी से इन्होंने यूरोपीय लेखकों की सामग्री से सहायता लेने का निश्चय किया, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाना जितना सरल है, स्वयं निष्पक्ष रहकर काम करना उससे भी अधिक कठिन है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी ने ऐतिहासिक घटनाओं का अपने संस्कारों के अनुरूप ढालने का बहुत प्रयास किया, या उसका मतलब कि जो गोस्वामी जी हैं उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का अपने संस्कारों के अनुरूप ढालने में काम प्रयत्न नहीं किया है, अर्थात बहुत प्रयत्न किया है। तो इसीलिए इनका जो उपन्यास साहित्य है वो अपने आप में वैशिष्ट्य को धारण करता है। उन्हें अपने उपन्यास सोना और सुगंध या पन्नाबाई ने अकबर के दरबार में लिखा है। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जो पीछे 12-13 जमाए उससे भी 10 उससे भी ज़्यादा लिखे हैं इन्होंने उपन्यास। तो इन्होंने लगभग 26 के करीब उपन्यास लिखे हैं। तो बालमुकुंद गुप्त जी का जो साहित्य है वो जिस प्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त है, उसी प्रकार किशोरी लाल गोस्वामी जी का साहित्य के क्षेत्र में अति उत्तम स्थान है।